फ़िरौन नाम सुनते ही हमें प्राचीन मिस्र की तस्वीरें दिखाई देती हैं। हमें पिरामिड और मम्मी याद आते हैं। फ़िरौन सिर्फ एक राजा नहीं था, उसे देवता राजा माना जाता था। उसकी कहानी इतिहास और मिथक का मिश्रण है। यह हमें शक्ति, अहंकार और मानवीय स्थिति के बारे में बताती है। फ़िरौन की कहानी रहस्य से घिरी हुई है। हमारा मतलब किसी एक खास फ़िरौन से नहीं है। फ़िरौन शब्द प्राचीन मिस्र के सभी शासकों के लिए इस्तेमाल होता है। हर फ़िरौन की अपनी कहानी थी, लेकिन उन सब का एक जैसा ही भाग्य था। वो बुलंदियों पर पहुंचे और आखिरकार उन्हें अपने पतन का सामना करना पड़ा। फ़िरौन ने सदियों तक राज किया। उन्होंने एक समृद्ध विरासत छोड़ी। उनके स्मारक और कहानियां आज भी हमें हैरान करती हैं। फ़िरौन को समझकर हम अपने बारे में जान सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे ताकत सबसे अच्छे इंसान को भी भ्रष्ट कर सकती है। फ़िरौन को समझने के लिए हमें प्राचीन मिस्र को समझना होगा। मिस्र विरोधाभासों का देश था। नील नदी एक बंजर रेगिस्तान से होकर बहती थी। यह नदी मिस्र की जीवन रेखा थी। इसने जमीन को उपजाऊ बनाया। प्राचीन मिस्रवासी कुशल किसान थे। उन्होंने प्रभावशाली सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने एक लिखित भाषा भी विकसित की और वे कुशल गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। मिस्र का समाज बहुत व्यवस्थित था। फ़िरौन सबसे ऊपर था। उसे देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। उसके नीचे पुजारी, रईस और आम लोग थे। प्राचीन मिस्रवासी बहुत धार्मिक थे। वे कई देवी देवताओं में विश्वास करते थे। वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। इस मान्यता के कारण ही मम्मीकरण की प्रथा शुरू हुई। उन्होंने अपने फ़िरौन के लिए विस्तृत मकबरे बनवाए। ये मकबरे खजानों से भरे हुए थे। फ़िरौन बनने का रास्ता आसान नहीं था। यह अक्सर शक्ति का एक खतरनाक खेल होता था। कुछ फ़िरौन को राजगद्दी विरासत में मिली, दूसरों ने इसे विजय या साजिश के जरिए हासिल किया। एक बार सत्ता में आने के बाद फ़िरौन के पास पूर्ण अधिकार होता था। वह राज्य, सेना और धार्मिक व्यवस्था का प्रमुख होता था। उसने कानून बनाए, सेनाओं की कमान संभाली और भव्य निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। एक विशाल नौकरशाही द्वारा फ़िरौन की शक्ति का समर्थन किया जाता था। लेखक, पुजारी और अधिकारी उसकी इच्छा पूरी करते थे। व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की रक्षा के लिए फ़िरौन सेना पर भी निर्भर था। फ़िरौन का जीवन विलासिता और भव्यता से भरा नहीं था। यह एक जिम्मेदारी वाली भूमिका थी। इसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती थी। फ़िरौन से मिस्र और उसके लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती थी। वह मात को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार था। मात व्यवस्था, न्याय और सच्चाई की मिस्र की अवधारणा थी। फ़िरौन सिर्फ एक राजा नहीं था, उसे धरती पर भगवान माना जाता था। माना जाता था कि वह सूर्य देवता रा का पुत्र है। वह राजाओं के देवता होरस का जीवित अवतार था। इस दिव्य स्थिति ने फ़िरौन को बहुत अधिक शक्ति प्रदान की। वह देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ था। उसने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए और प्रसाद चढ़ाया। उसने ब्रह्मांडीय व्यवस्था, मात के संतुलन को सुनिश्चित किया। अनुष्ठानों और प्रतीकों के माध्यम से देवताओं से फ़िरौन के संबंध पर जोर दिया गया था। उसने विस्तृत हेड्रेस पहने और पवित्र वस्तुओं को धारण किया। उसने देवताओं का सम्मान करने के लिए मंदिर और स्मारक बनवाए। फ़िरौन की दिव्य स्थिति के साथ अपेक्षाएं भी थीं। उनसे एक न्यायप्रिय और धर्मी शासक होने की अपेक्षा की जाती थी। वह अपने लोगों की भलाई के लिए जिम्मेदार था। वह अपने कार्यों के लिए देवताओं के प्रति जवाबदेह था। भाग 5, ताज का भार, जिम्मेदारियां और बोझ। फ़िरौन होना केवल शक्ति और गौरव के बारे में नहीं था। यह एक भारी बोझ था। फ़िरौन ने अपने राज्य का भार अपने कंधों पर उठाया। वह लाखों लोगों की भलाई के लिए जिम्मेदार था। फ़िरौन को कठिन फैसले लेने पड़ते थे। उसे सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। उसे अपने राज्य को आक्रमणकारियों से बचाना था। उसे व्यवस्था और न्याय बनाए रखना था। फ़िरौन ब्रह्मांडीय व्यवस्था, मात को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार था। इसका मतलब था हर चीज में सच्चाई, न्याय और संतुलन बनाए रखना। यह एक कठिन काम था, यहां तक कि एक देवता राजा के लिए भी। मिस्र पर राज करने का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता था। फ़िरौन लगातार सलाहकारों, अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं से घिरा रहता था। उसके पास खुद के लिए बहुत कम समय था। उससे हर समय मजबूत और निर्णायक बने रहने की उम्मीद की जाती थी। भाग 6, समृद्धि का समय, फ़िरौन के शासनकाल का स्वर्णिम युग। चुनौतियों के बावजूद कई फ़िरौन ने बुद्धिमानी और अच्छी तरह से शासन किया। वे मिस्र में शांति और समृद्धि लाए।
उन्होंने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने शानदार मंदिर और स्मारक बनवाए। इन स्वर्णिम युगों के दौरान मिस्र का विकास हुआ, कला और विज्ञान का विकास हुआ, व्यापार फला फूला। लोगों ने अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर का आनंद लिया। कला, साहित्य और वास्तुकला के माध्यम से फ़िरौन की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता था। उनके सम्मान में मंदिर बनवाए गए। मूर्तियों और नक्काशी में उनकी जीत और उपलब्धियों को दर्शाया गया है। उसका नाम पूरे देश में स्मारकों पर अंकित था। ये स्वर्णिम युग फ़िरौन के नेतृत्व और मिस्र की सभ्यता की ताकत का प्रमाण थे। वे शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि का समय थे। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। भाग 7, अहंकार के बीज, सत्ता का भ्रष्ट प्रभाव। हालांकि पूर्ण शक्ति अक्सर भ्रष्ट करती है। समय के साथ कुछ फ़िरौन अभिमानी हो गए और अपने लोगों से अलग हो गए। वे यह मानने लगे कि वे कानून से ऊपर हैं। फ़िरौन का दरबार साजिश और चापलूसी का अड्डा बन गया। सलाहकार फ़िरौन को वही बताते थे जो वह सुनना चाहता था, न कि वह जो उसे जानना चाहिए था। फ़िरौन अपने राज्य की वास्तविकताओं से अलग थलग पड़ गया। यह अहंकार अलग अलग तरीकों से प्रकट हुआ। कुछ फ़िरौन खुद के लिए भव्य स्मारक बनाने के प्रति जुनूनी हो गए। उन्होंने अपने लोगों से और अधिक करों की मांग की। उन्होंने देवताओं और मात के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। फ़िरौन के अहंकार ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया। वे शासन करने के उसके दैवीय अधिकार पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने विद्रोह की फुसफुसाहट की। असंतोष के बीज बोए गए। भाग 8 ढहता साम्राज्य, फ़िरौन के अधिकार में दरारें। फ़िरौन के अहंकार को बिना सजा के नहीं छोड़ा गया। जैसे जैसे फ़िरौन अपने लोगों से अलग होता गया, राज्य का पतन शुरू हो गया। सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आने लगी। एक समय मिस्र का गौरव रही सेना भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण कमजोर हो गई। दुश्मनों ने कमजोरी को भांप लिया और राज्य की सीमाओं की परीक्षा लेने लगे। सत्ता पर से फ़िरौन की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसके अधिकार को चुनौती दी गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह हो गए। कभी शक्तिशाली साम्राज्य पतन के कगार पर था। फ़िरौन का दरबार, जो कभी वैभव और शक्ति का स्थान था, भय और संदेह का अड्डा बन गया। सलाहकारों ने फ़िरौन का पक्ष लेने के लिए एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। फ़िरौन खुद और अधिक पागल और अलग थलग पड़ गया। भाग 9, अपमान से पतन, अभिमान और पतन की कहानी। फ़िरौन का पतन अक्सर उतना ही नाटकीय था जितना कि सत्ता में उसका उदय। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर, राज्य हथियाने के लिए तैयार था। दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। विद्रोह फैल गए। फ़िरौन, जिसे कभी देवता राजा माना जाता था, अब उसे अत्याचारी के रूप में देखा जाने लगा था। उसके लोग उसके खिलाफ हो गए। उसके दुश्मन नजदीक आ गए। उसकी किस्मत सील कर दी गई। फ़िरौन का पतन अभिमान और उसके परिणामों की कहानी थी। उसके अहंकार ने उसे उसके राज्य की वास्तविकताओं से अंधा बना दिया था। वह अपने लोगों और मात के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गया था। वह अपमान से गिर गया था। फ़िरौन की कहानी शक्ति के भ्रष्ट प्रभाव के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है। यह दर्शाता है कि कैसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी उसके अपने अहंकार और अभिमान से नीचा दिखाया जा सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि सच्ची शक्ति विनम्रता, न्याय और दूसरों की सेवा में निहित है। भाग 10, अतीत की गूंज, खंडहर में फ़िरौन की विरासत। फ़िरौन का शासन समाप्त हो गया। उसका वंश नष्ट हो गया। उसके दुश्मनों ने उसके नाम को शाप दिया। उसके स्मारक जीर्ण शीर्ण हो गए। समय की रेत ने उसकी विरासत को ढंक लिया। फिर भी फ़िरौन की कहानी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। सदियों तक उसका नाम गूंजता रहा। उसके स्मारक हालांकि खंडहर में हैं, फिर भी उसकी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उसके खजाने कब्रों में दबे हुए खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सदियों बाद पुरातत्वविदों ने फ़िरौन के शासनकाल के अवशेषों का पता लगाया। वे उसके स्मारकों की भव्यता पर अचंभित होते थे। वे चित्रलिपि को समझेंगे जो उसकी कहानी बताते थे। वे उसके जीवन और मृत्यु की पहेली को एक साथ जोड़ेंगे। फ़िरौन की विरासत, हालांकि खंडित और अधूरी है, हमें आकर्षित करती रहती है। यह हमें मानव सभ्यता की भव्यता और नाजुकता की याद दिलाती है। यह हमें शक्ति के चक्रीय स्वभाव के बारे में सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि सबसे बड़े साम्राज्य भी अंततः ढह जाते हैं। भाग 11, समय की रेत से सबक, फ़िरौन की कहानी की स्थायी प्रासंगिकता। यह शक्ति, अहंकार और मानवीय स्थिति के बारे में एक कालातीत कहानी है।
ये आज हमारे लिए बहुमूल्य सबक रखती है। फ़िरौन की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति अगर उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह सबसे अच्छे इंसान को भी भ्रष्ट कर सकती है। यह हमें दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व विनम्रता, करुणा और दूसरों की सेवा में निहित है।